नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा भारद्वाज और आज हम सिटी सेंटर शो लेकर हाजिर हैं मुंबई के सीएसटी सेल्फी पॉइंट से। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनावों की। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए आज वोट पड़े। झुग्गी झोपड़ियों से लेकर वीआईपी इलाकों में रहने वाले लोगों तक ने वोट करने में खूब उत्साह दिखाया। वोटरों से पहले भगवान को मनाया ताकि 8 फरवरी को जब ईवीएम खुले तो वोटरों की कृपा नजर आए। केजरीवाल, प्रवेश वर्मा, मनीष सिसोदिया सब पहुंचे भगवान के दर पर। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लाइनें नजर आई। आम लोगों के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सब पहुंचे वोट डालने के लिए। एक तरफ शानदार वोटिंग तो दूसरी तरफ वोटिंग पर बवाल। सीलमपुर में फर्जी वोट के आरोप लगे, नारेबाजी और धक्का मुक्की भी हुई। माहौल तनावपूर्ण हो गया। बीजेपी का आरोप है कि यहां बुरके में फर्जी वोटिंग कराने की कोशिश की गई। फर्जी कोई 300-400 वोट है ना, इन्होंने लोनी उत्तर प्रदेश से मंगाई है और वो मास्क या बुरखे की आड़ में वो फर्जी वोट डाल रहे हैं। तो मैंने चैलेंज करा, हालांकि उन्होंने की पोलिंग है वो, मैं ये नहीं कह रहा, मगर जब फर्जिंग वोटिंग है तो वो फर्जिंग वोटिंग क्यों और ये गलत काम क्यों। दूसरी तरफ पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीट जंगपुरा में भी हंगामा हुआ। वहीं ग्रेटर कैलाश से आप विधायक सौरभ भारद्वाज की पुलिस से जमकर तकरार हुई। बिल्कुल साफ है, जहाँ जहाँ हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पे बैरिकेड लगा के पब्लिक को देखो, आप देखो फिर लग गया वहाँ पे जाम, फिर लग गया वहाँ पे जाम। आपने कहीं पे देखा कि 200 मीटर दूर जो है गाड़ी रोक दी गई हो और वो कोई पैदल आ रहा हो? आदमी अपने बूथ तक अपनी कार में आ रहा है और सब जगह आ रहा है। पूरी बदमाशी हो रही है। मैं तो अभी और कहीं नहीं गया, मैं तो अपने यहाँ हूँ। मेरे यहाँ शाहपुरजेट गांव में भी किया गया, यही डीसीपी वही हैं। देखिए, हौज खास के जो डीसीपी हैं अंकित चौहान जी, उनके नीचे जो इलाका मेरे आता है वहाँ हर गाँव में कराया इन्होंने। और मैं इनकी लिखित कंप्लेंट करूंगा और इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा तो मैं कोर्ट जाऊंगा इनके खिलाफ। लेकिन इन सब के बीच कुछ आम मतदाताओं की ये शिकायतें भी सामने आई कि उनका वोट तो किसी और ने डाल दिया। वोट नहीं देने दिया वहाँ। क्या बोला? बोला कि तुम्हारे नाम से पर्ची वो पड़ गया ना वोट। कौन दे गया? हम दे नहीं न वोट तो कौन दे गया हमारे नाम से भाई? राजनीति हो गई, वोट भी पड़ गए। अब नजरें 8 फरवरी पर हैं कि सत्ता किसको मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में इस बार 65% से अधिक वोट पड़े। हालांकि अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर मतदान में धांधली करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से 90 शिकायतें की हैं। बीजेपी का कहना है कि हार के डर से अखिलेश यादव बहाना बना रहे हैं। मिल्कीपुर में मतदान शुरू होते ही समाजवादी पार्टी ने शिकायतों की झड़ी लगा दी। पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग से मतदान खत्म होने तक 90 शिकायतें की गई। अखिलेश यादव ने अयोध्या के एसएसपी राजकरण नैयर को हटाने की मांग की। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद वोट डालने से पहले हनुमान जी की शरण में चले गए। जब मतदान हो रहा 7 बजे से मुझे सूचना मिल रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं को पोलिंग से भगाया जा रहा है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप हारने वाले लोग लगाते हैं, जिनको पता होता है वही लोग रोने भी लगते हैं। तो उनके तो नेता रो रहे थे और पहले से ही रो रहे थे। उन्हें पता था कि वहां की जनता ने उनको नकार दिया है। एक बार मैंने कहा ना, बार बार के ये झूठ की हांडी बार बार नहीं पकती है। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। इस उपचुनाव में पिछली बार के मुकाबले 13% अधिक वोट पड़े। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद और बीजेपी के चंद्रभान पासवान में सीधा मुकाबला है। पिछली बार ये सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। अजीत प्रसाद ही जीतेंगे, अनिल प्रसाद लग रहा है मुझे। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं बीजेपी वाले, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत कुछ। हमारे यहाँ कमल खिले, भाजपा जीतेगी। तो ये है यह मिल्कीपुर का चुनाव और लोगों का रुझान, लोगों की अपेक्षाएं, लोगों की बातें। तो अयोध्या में मिल्कीपुर से प्रमोद श्रीवास्तव, एनडीटीवी इंडिया।
दिल्ली में मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे और पवित्र संगम में उन्होंने डुबकी लगाई। भगवा वस्त्र में थे, हाथ और गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी और मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। देखिए रिपोर्ट। संगम की इस पावन भूमि को मैं श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। गेरुआ रंग का वस्त्र, नीले रंग का गमछा, हाथ में रुद्राक्ष की माला, गले में भी रुद्राक्ष की माला और होठों पर मंत्रों का जाप। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार सुबह महाकुंभ में डुबकी लगाई। पवित्र डुबकी, सूर्य को अर्घ, पुष्प अर्पण, गंगा आरती, दुग्धाभिषेक। पीएम मोदी ने पहले 5 से 6 मिनट तक मंत्रोच्चार के बीच सूर्य देव की पूजा की। इसके बाद संगम नोच पर गंगा का पूजन किया, जल और दूध अर्पित किया, मां गंगा को साड़ी भी चढ़ाई। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, प्रयागराज महाकुंभ में आज पवित्र संगम में स्नान के बाद पूजा अर्चना का परम सौभाग्य मिला। मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मन को असीम शांति और संतोष मिला है। उनसे समस्त देशवासियों की सुख समृद्धि, आरोग्य और कल्याण की कामना की। हर हर गंगे। प्रधानमंत्री को पूजा कराने वाले दीपू पंडा से हमने पूछा कि क्या महाकुंभ में अनुष्ठान का कोई खास विधान होता है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ महाकुंभ के अरेल घाट पहुंचे। वहां से दोनों नाव पर सवार होकर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के पवित्र संगम तक आए। इस दौरान पीएम मोदी महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं का अभिवादन करते दिखे। महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए भी बुधवार का दिन खास हो गया। संगम स्नान के साथ साथ लोगों के अंदर प्रधानमंत्री को देखने की भी उत्सुकता बनी रही। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे और हमने आज सोचा ही था, सुबह ही हमने संकल्प किया था कि आज हम नहाएंगे और मोदी जी के दर्शन करेंगे। बहुत सौभाग्य है, हमारी बहुत किस्मत है कि हमने गंगा मैया के साथ मोदी जी का दर्शन किया। इस मौके पर महाकुंभ में इस तरह से इंतजाम रखे गए कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। संगम तट पर मौजूद संतों ने भी इस बात के लिए प्रशासन की तारीफ की कि पीएम के आने से आम जनों को कोई दिक्कत नहीं हुई। और इस बार वीआईपी मूवमेंट से किसी को कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए अपनी छोटी यात्रा रखी और अरेल वीआईपी घाट पर स्नान करके इधर आएंगे तो व्यवस्था बिगड़ेगी, इसीलिए उन्होंने मोदी में स्नान करके और संतों के साथ संतों का सबका आशीर्वाद लिया। यह बहुत अच्छी बात है और ये प्रधानमंत्री योगी जी हमेशा करते रहते हैं। आखिर में पीएम मोदी और सीएम योगी स्टीमर पर सवार होकर अरेल घाट लौटे। इसके बाद दिल्ली वापसी के लिए प्रधानमंत्री का काफिला प्रयागराज एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाकुंभ का दौरा बेहद छोटा था, लेकिन इस छोटे से दौरे ने कई महत्वपूर्ण संदेश दिए। इसमें अगर देखा जाए तो अभी महाकुंभ 26 फरवरी तक चलना है, यानी कि महाशिवरात्रि के दिन तक महाकुंभ का आयोजन होना है और जो लोग अब तक महाकुंभ में नहीं आए हैं उन लोगों को एक तरह से पीएम के दौरे के बाद एक नया आमंत्रण मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आज 100 से ज्यादा अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर अमेरिकी वायुसेना का विमान अमृतसर पहुंचा। आपको बता दें कि अवैध रूप से अमेरिका पहुंच रहे और वहां रह रहे ऐसे प्रवासियों को ट्रंप प्रशासन डिपोर्ट कर रहा है। अमेरिकी वायुसेना का ये C-17 विमान कितनों के ही टूटे सपने और बर्बादी का संदेश लाया। 100 से ज्यादा अवैध भारतीय प्रवासी अमेरिका ने वापस भेज दिए। इनमें अधिकतर पंजाब, गुजरात और हरियाणा के रहने वाले हैं। अब प्रशासन की मदद से उन्हें घर पहुंचाया जा रहा है और आपराधिक रिकॉर्ड वालों को जेल।
ਲਗਭਗ ਸਭ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਥੱਕੇ ਆ, ਪਰੋਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਜਾ हरियाणा गुजरात वगैरह होगा। लेकिन ट्रंप प्रशासन के दौरान वापस भेजा जाने वाला ये पहला समूह है। 2024 नवंबर तक के आंकड़े के मुताबिक बिना वैध दस्तावेज के अमेरिका में रह रहे और वापस भेजे जाने के लिए चिन्हित 20,407 भारतीय वहां मौजूद बताए जा रहे हैं। 2,467 हिरासत में हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि वो इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ है और नागरिकता तय होने पर वापस लेने में कोई समस्या नहीं। हालांकि बाइडेन प्रशासन के दौरान भी 2024 में ही 1100 अवैध प्रवासी विशेष विमानों से वापस भेजे गए थे, लेकिन अब ये काम तेजी से और दुनिया भर को बताकर किया जा रहा है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और वही बात करते हैं आर्थिक राजधानी मुंबई की। क्या फाइनेंस कैपिटल अब फाइनेंशियल फ्रॉड कैपिटल भी बना हुआ नजर आ रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुंबईकरों को एक साल में 12,000 करोड़ का चूना ठगों ने लगाया है। महाराष्ट्र में 38,000 करोड़ की वित्तीय धोखाधड़ी हुई है। देखिए पूरी खबर। आर्थिक राजधानी अब वित्तीय लूट की राजधानी भी बनती दिख रही है। यहाँ ठगों ने एक साल में 12,000 करोड़ की लूट मचाई है। महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में महाराष्ट्र में वित्तीय धोखाधड़ी के 2,19,047 मामले सामने आए। इन मामलों में 38,872 करोड़ का फ्रॉड हुआ। मुंबई में फ्रॉड के सबसे ज्यादा 51,873 मामले दर्ज किए गए। ठगी के इन मामलों में पीड़ितों को कुल मिलाकर 12,404 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। मुंबई के बाद पुणे शहर में सबसे ज्यादा 22,059 ठगी के मामले दर्ज किए गए, जहां कुल मिलाकर 5,122 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ। ठाणे, नागपुर, नासिक, छत्रपति संभाजी नगर, अमरावती, सोलापुर और अन्य जिलों में भी बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस के आईजी यशस्वी यादव कहते हैं कि लूट का दायरा और आंकड़े इससे भी कहीं ज्यादा बड़े हैं। आई वुड से 38,000 का जो फिगर है वो भी एक अंडर स्टेटमेंट है, क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइम्स रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं। बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम देख रहे हैं बहुत वेल एजुकेटेड, बहुत ही क्वालिफाइड लोग भी विक्टिम बनते जा रहे हैं। वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो एजुकेशनिस्ट हैं, एकेडमिशियंस हैं, प्रोफेसर्स हैं, इवन साइबर स्पेशलिस्ट हैं, वो तक विक्टिम हो चुके हैं इन सब फाइनेंशियल फ्रॉड्स के। कितने मामले हैं सर? ऐसे मामले आते रहते हैं। लगभग 10% तो ऐसे मामले होंगे जो यकीन नहीं होते। इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, साइबर स्पेशलिस्ट, क्योंकि इसमें ग्रीड एंड थ्रेट दो इमोशंस का स्कैमर्स फ़ायदा उठाते हैं। या तो लोगों को ग्रीड ऐसा देते हैं या उनको कभी कभी थ्रेटन भी करते हैं, जिससे कि वो इस ट्रैप में फंस जाए। जैसे डिजिटल अरेस्ट जो हो रहा है अभी, इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ थ्रेटनिंग समबडी टू फॉल इनटू द ट्रैप। तो हम ये देख रहे हैं वेरी सेमी लिटरेट और इवन इलिटरेट पीपल आर स्कैमिंग वेरी वेरी लिटरेट एजुकेटेड पीपल। मुख्यमंत्री का शहर भी महफूज नहीं। नागपुर शहर में वित्तीय धोखाधड़ी के 11,875 मामले दर्ज किए गए हैं। सीएम ने भी माना है कि सबसे ज्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड के मामलों ने नाक में दम किया है। गृहमंत्री म्हणून देखील माझ्या नेहमी लक्षात येतं की अलीकडच्या काळातल्या सगळ्यात जास्त ज्या काही केसेस आमच्याकडे येतात, गृह मंत्री होने के नाते मेरे ध्यान में आया है कि बीते साल के मामलों में ज्यादातर फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले मेरे पास आए। फाइनेंशियल फ्रॉड ज्ञान न होने के कारण कई लोगों ने पोजी स्कीम के तहत ज्यादा फायदे के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा दी। ये बहुत जरूरी है कि लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी यानी आर्थिक ज्ञान बढ़ाने की सख्त जरूरत है। अनेक लोक पाहायला मिळतात, त्यावेळेस फायनान्शियल लिटरसी ही किती इम्पॉर्टंट आहे हे देखील आपल्या सर्वांच्या लक्षात येतं। अंदाजा लगाइए कि आर्थिक राजधानी में ठग अगर आसानी से ऐसी लूट मचा रहे हैं तो जागरूकता बढ़ाने की चुनौती ग्रामीण इलाकों में कितनी होगी, जहां ऐसे फ्रॉड को रिपोर्ट करने की मामूली समझ भी नजर नहीं आती। मुंबई से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।